क्रॉप पैटर्न, कि फसलें उगाने का एक पैटर्न कैसा होना चाहिए। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट होता है, ठीक है। तो इसका फसलें उगाने का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करके ही हमें फसलों को उगाना चाहिए। ओके, सो देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स रिलेटेड टू डिफरेंट क्रॉप्स, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स। ओके, सो हियर आर 3 different ways of growing the crops. First is mixed pattern, second is inter pattern and third is crop rotation. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस ईच मेथड वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉप पैटर्न की, ठीक है। देखिए, मिक्स्ड नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपने मिक्स करा हुआ है। एक चीज तो मिक्स नहीं होगी, 2 या उससे ज्यादा चीजों को मिक्स करना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्रॉप पैटर्न की बात हो रही है। तो दैट मीन्स फसलों की मिक्सिंग है। ओके, फसलें ऐसा नहीं है कि अब आपने सोयाबीन का बीज लगाना है और सपोज कीजिए मटर का बीज लगाना है, तो आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया और देन खेतों में फेंक दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसका जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मिक्स मतलब 2 क्रॉप्स को एक साथ, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा जो भी ये हैं पोर्शंस हैं, उनको आपने एक ही लैंड के टुकड़े में इकट्ठे लगाना है। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल वीट एंड ग्राम। अब आपको समझ आएगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा है आपके पास। अब मान लीजिए उस टुकड़े में आप 2 खेत बना दीजिए, ठीक है। उस टुकड़े के एक जमीन का टुकड़ा है, आप उसके 2 हिस्से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ सेम पीस ऑफ लैंड, सेम पीस लैंड का होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप 2 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्से में वीट लगा दीजिए, एक हिस्से में ग्राम लगा दीजिए। ओके, तो बात तो वही हो जाएगी। सो उसको हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, कि एक फसल आपने कोई और लगा दी, दूसरी कोई और लगा दी, दैट इज मिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मिक्स्ड क्रॉप पैटर्न? इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे होते हैं रिड्यूस रिस्क। मान लीजिए रिस्क कम है, कैसे रिस्क कम है वो भी देखते हैं, और इंश्योरेंस है। रिस्क कम होता है जब 2 फसलें लगा देते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, एक ना एक तो टिक ही जाएगी। और इंश्योरेंस का भी वही मतलब है कि अगर एक फसल आपकी ना चले, ना ग्रो कर पाए, फेलियर हो गया अगर एक क्रॉप का, तो दूसरी तो चलेगी ही चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये है मिक्स क्रॉप पैटर्न, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, चाहे आप थोड़ा सा लगा लो वीट और ज्यादा लगा लो ग्राम, ठीक है, या रिवर्स कर दो, ऐसा भी हो सकता है। एक यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न नहीं है, बस एक सेम टुकड़ा होना चाहिए जमीन का। नेक्स्ट इज इंटर पैटर्न या इंटर क्रॉपिंग पैटर्न। क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है दैट सेम यही चीज आएगी, दैट ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, बिकॉज इंटर का मतलब ही होता है 2 या 2 से ज्यादा अलग क्रॉप्स, ठीक है। इंटर का मतलब भी यही होता है, बट फर्क क्या है दोनों में? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड, खेत भी सेम होना चाहिए। यहां पे था कि सेम टुकड़ा हो लैंड का, अब उस टुकड़े में आप 2 खेत बना दीजिए, वो मिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पे है कि सेम फील्ड, खेत भी एक ही होना चाहिए इन अ डेफिनेट पैटर्न, और एक पैटर्न होना चाहिए उसका। जैसे बहुत सारा आपने देखे भी होगा, सपोज कीजिए ये खेत है, ठीक है, पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न। अब मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल है जैसे सोयाबीन और मेज, ठीक है, मतलब सोयाबीन और मक्का। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये सोयाबीन ग्रो कर दी मैंने, ठीक है, ये सोयाबीन है 2 रोज में। अब इसके बाद मैं ग्रो करूंगी यहाँ पे मक्का, मेज, ठीक है। देन अगेन मैंने यहां पे सोयाबीन ग्रो कर दी और यहां पे मक्का ग्रो कर दिया, या कोई तीसरी अलग क्रॉप ले लीजिए। तो इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रोथ करनी है यहाँ पे, ठीक है, इंटर पैटर्न में। और इसमें क्या होता है, जो मिक्स है, सपोज कीजिए पीस ऑफ लैंड है कोई भी, आपने इसका इतना सा हिस्सा, जरूरी नहीं है इक्वल पार्ट्स, मान लीजिए इतना हिस्सा है, मुझे ज्यादा गेहूं चाहिए तो मैंने यहाँ ज्यादा वाले हिस्से में गेहूं ग्रो कर दी, सेम टुकड़ा है ना लैंड का, ठीक है, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जगह वीट ग्रो कर दीजिए, दूसरी जगह आपने चना ग्रो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न है, 1 by 1 रोज बनी हुई है। ओके, सो फ्यू रोज ऑफ 1 क्रॉप, एक फसल की 2 या 3 रोज होंगी, देन फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप, देन दूसरी की कुछ होंगी, ठीक है। फिर
फिर से थोड़ी सी सोयाबीन लगा दो या तीसरी कोई अलग क्रॉप लगा दो। इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। सो डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, अब देखो अगर एक फसल अलग है तो दूसरी फसल अलग है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिएंट्स की वो अलग अलग होंगी। तो ये चीज बड़ी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब अलग, अब देखो मान लीजिए एक बहुत बड़ा गांव है, सभी पानी पीने वाले लोग हैं, अगर सभी एक ही चीज के पीछे भागते हैं, जैसे सबको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस चीज का यूटिलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ता है सबको। मतलब आप इतना खुला यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, खुले दिल से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अगर बहुत ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं। यहां पे फसलें अलग अलग हैं, इन्होंने अपने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने हैं। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा कंजप्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का और बहुत अच्छे से होगा। डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से क्या होगा कि दोनों अपने अपने न्यूट्रिएंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्व कर पाएंगे। ओके, सो इस तरह से होगा, ये अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करेगी, ये अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करेगी क्रॉप। ओके, सो एग्जाम्पल है लाइक सोयाबीन एंड मेज, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो भी आप ग्रो करना चाहें, बट डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी तो पेस्ट से भी बचा जा सकता है। अगर मान लो एक फसल में पेस्ट लग गया तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी को हार्म करने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, थर्ड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। अमूमन तौर पर ये मेथड फॉलो किया जाता है, लाइक ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। कोई एक टुकड़ा है जमीन का, उसमें आपने अलग अलग फसलें उगानी है इन प्री प्लांट सक्सेशन, पहले से प्लान किया होगा उस सक्सेशन के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने ऐसा नहीं करना है कि एक जमीन का टुकड़ा और उसमें आपने अलग अलग फसलें उगानी है, ऐसा नहीं है। इसमें अकॉर्डिंग टू सीजन है क्रॉप रोटेशन में। जैसे एक साल में हम 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं। मान लो 3 महीने तक एक फसल चलेगी, फिर उसी खेत में आप दूसरी कोई और फसल लगा दो। आमूमन तौर पर ऐसा किया जाता है कि हम, ऐसा तो है नहीं पूरा साल भर एक खेत में एक ही फसल उगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सीजन हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो उसी का मतलब है क्रॉप रोटेशन, साइकिल बन गया ना एक, पहले 3 महीने ये वाली फसल, दूसरे 3 महीने ये वाली फसल, तीसरे महीने ये वाली फसल, फिर अगले साल फिर से वही सर्कल रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात हुई है। अब बोलते हैं चॉइस ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन, लेकिन जो क्रॉप की चॉइस है वो डिपेंड करती है 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज मॉइस्चर एंड इरिगेशन। किस पे डिपेंड करती है? मॉइस्चर पे और इरिगेशन पे। तो इसका एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन का, कि हम ज्यादा फसलें उगा सकते हैं। एक साल में 3 से 4 बार पूरी अलग अलग फसलें बढ़िया ग्रो हो जाएंगी लार्ज अमाउंट में, ठीक है। इसका फायदा क्या था कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाली होंगी, तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा अलग अलग क्रॉप्स के द्वारा और पेस्ट से भी बचा जा सकेगा। इसका एडवांटेज क्या था कि रिस्क कम होगा और इंश्योरेंस मिल जाएगी। मतलब एक अगर फसल खराब हो भी गई तो दूसरी तो ग्रो करनी है, तो फायदा ही है, ठीक है। So इस तरह से these are some 3 different cropping patterns. Now let's talk about crop protection management. ठीक है, crop protection management कैसे किया जा सकता है। देखिए, आप सुरक्षा कैसे करेंगे क्रॉप की, ठीक है। अब सुरक्षा की जरूरत क्यों है, किस चीज से आपने सुरक्षा करनी है फसलों की। हमने सुना है जैसे कई बार क्या होता है, फसलों में कीड़े पड़ जाते हैं, प्लांट्स को ही कीड़े खाने लग जाते हैं। पहला कॉमन तरीका तो ये है कि क्यों सुरक्षा की जरूरत है, ठीक है। सेकंड होता है वीड्स, कि आपने फसल उगाई है प्रॉपर कोई और, लेकिन उसमें घास भी बहुत ज्यादा है, उसे हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। तो उनको अनवांटेड प्लांट को हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। पहला हो गया इंसेक्ट्स को रिमूव करो, सेकंड है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। तीसरा हो सकता है कि कोई बीमारी लग गई, फसल कई बार बीमार हो जाती है। कैसे? अगर बैक्टीरिया वायरसेस वहां ज्यादा हो जाएं। वो बैक्टीरिया वायरसेस कहाँ से आएंगे? हवा में बैक्टीरिया ज्यादा हो सकता है, हवा ही दूषित हो गई है इतनी ज्यादा, मिट्टी दूषित हो गई है, ऐसी चीज हमने वहां पर थ्रो कर दिए हैं केमिकल, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हो सकता है। तो क्रॉप को हमने प्रोटेक्ट किस चीजों से करना है? क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड डिजीजेस। इन सारी चीजों से सुरक्षा करनी है। तो पहली बात करते हैं वीड्स। वीड्स होते क्या है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन कल्टिवेटेड फील्ड। आपने फसल उगाई लेकिन कई बार उसमें एक्स्ट्रा घास लग जाती है,
तो उन्हें हम कंसीडर करते हैं दैट दे आर अनवांटेड प्लांट्स। अब वो अनवांटेड है तो उनको रिमूव करना भी जरूरी है, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल वीड्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक ज़ैंथियम हो सकता है, पार्थीनियम, पार्थीनियम बोलते हैं जो कैरेट ग्रास होता है, गाजर घास जो होता है, ठीक है, उसको पार्थीनियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज रोल। अब देखो वीड्स करते क्या है, ये क्यों हार्मफुल है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक द न्यूट्रिएंट्स, कि जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, उनको तो ये वीड्स ही यूटिलाइज कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। सेकंड, अगर ये न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेंगे तो ये जिस प्लांट को हम ग्रोथ करना चाहते हैं उसकी ग्रोथ को ही कम कर देंगे, ठीक है। दे टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड दे रिड्यूस द ग्रोथ। नेक्स्ट, कंट्रोल हम बाद में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब देखो पहले देखते हैं कि डैमेज कैसे हो रहा है, वीड्स का समझ आने के बाद अब देखते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो कैसे डैमेज करते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ये 3 तरीकों से अटैक करते हैं। सबसे पहला अटैक होता है, 3 चीजें आपने याद रखनी है, 3 तरीकों से अटैक है, कट, सक एंड बोर। देयर आर 3 मेथड्स, कट, सक, बोर, ओके। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तीनों चीजें 3 इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स, तीनों चीजों को ये कट कर देते हैं। सेकेंड इज सक द सेल सैप। पूरे प्लांट में जहां भी सेल सैप होता है, सेल सैप के एक रसीय अंश जो है उसको सक कर लेंगे। बोर, बोर होता है छिद्र डाल देंगे, छेद डाल देंगे, जो स्टेम है और फ्रूट्स में आपने देखा होगा होल बने होते हैं कई बार, है ना, सडन के होल्स बने होते हैं, तो उस तरह से बोर बन जाएंगे। तो ये सारा काम इंसेक्ट्स और पेस्ट करते हैं 3 तरीकों से, कट, बोर एंड कट, सक, बोर, ओके। नेक्स्ट इज डिजीजेस। तो अब तीसरा तरीका जिससे हमने सुरक्षा करनी है वो है डिजीज, बीमारियों से कैसे बचाना है, ठीक है। तो बीमारियां जो है वो फैलाता कौन है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज पैथोजेंस, ओके। ये पैथोजेंस क्या क्या हो सकते हैं, दे मे बी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई, ओके। आएंगे कहां से, व्हाट इज द मोड ऑफ स्प्रेड और व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, MOT मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सॉइल, एयर या वाटर, ये कहीं से भी आ सकते हैं। देखो पानी में हो सकता है कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उस वजह से हो सकता है। या हम लोग जो घरों से पानी में फेंक देते हैं कचरा, ठीक है, या मिट्टी में कोई ऐसा चीज आ गया है, ठीक है, तो उस वजह से डिजीजेस हो सकते हैं, इन सारी चीजों की वजह से, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई की वजह से। अब ये 3 तो हो गए कि आपको प्रोटेक्शन इन चीजों से करनी है, वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज, इन 3 चीजों से आपको प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन आखिर में ये प्रोटेक्शन करनी कैसे है, ये अभी हमने देखा कि डैमेज कैसे कर रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दैट हाउ टू एक्चुअली प्रोटेक्ट, ओके। सो फर्स्ट मेथड इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का हमने इस्तेमाल करना है। पेस्टिसाइड्स नाम से ही पता चल रहा है, पेस्टिसाइड का मतलब है जो पेस्ट किलर्स हैं, है ना, स्प्रेज आते हैं, स्प्रेज की फॉर्म में इनका इस्तेमाल होता है, सुना होगा आपने भी, ठीक है। स्प्रे जो करते हैं प्लांट्स में, हर्बिसाइड्स हो सकता है, ठीक है। हर्बिसाइड्स हम वीड्स के लिए यूज कर देंगे, इंसेक्टिसाइड्स हम इंसेक्ट और पेस्ट की किलिंग के लिए, और एक होता है फंगीसाइड, ठीक है। फंगीसाइड जो ये फंजाई अगर अफेक्ट कर रही है तो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड हो सकता है कि आप मैकेनिकल रिमूवल कर दो वीड्स का। यस, वीड्स के लिए और भी मेथड है, वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिकल रिमूवल। मैकेनिकल रिमूवल क्या होता है कि खुद खेतों में जाओ या तो लेबर लगाओ और वहां से उस घास को सेपरेट करते जाओ, ठीक है, जहां पे वो लगी हुई है। सेकेंड है समर प्लाउइंग। समर प्लाउइंग क्या होता है, देखिए समर प्लाउइंग होता है कि गर्मियों में हल चलाना है, जिस टाइम की फसल का सीजन नहीं है, अच्छे से खेतों में हल चलाओ कि सारे के सारी जो वीड्स हैं वो भी वहां से रिमूव हो जाए, ओके। सो इन दिस वे जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है वो किया जा सकता है। लेट्स डिस्कस अबाउट स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखिए जो ग्रेन्स, अब हमने सारी फसलें उगा ली, फसल उगाने से हमारे पास क्या तैयार हुआ, आखिर में अनाज, ठीक है। अनाज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। अब वो तैयार हो गया है तो सारी फसल को हम एक ही दिन में एक साथ तो यूज नहीं कर सकते हैं, हमें वो फसल कुछ महीनों के लिए यूज करनी है। सो वी नीड टू स्टोर दैट ग्रोन क्रॉप और दैट फुल फ्लेज ग्रेन्स, ठीक है, हमें उनको स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है, स्टोरेज हाउसेज होते हैं। बट आपको पता है कि एक भंडार होता है, उसमें अनाज हम डाल देते हैं, स्टोरेज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरेज लॉसेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। स्टोरेज लॉसेस आर वेरी वेरी हाई।
वाई? बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स। मान लीजिए आपने स्टोर कर भी दिया, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोहे के डिब्बे जैसे भी होते हैं उनमें स्टोरेज किया जाता है, भंडार घर बने होते हैं वहां पे अनाज को स्टोर किया जाता है, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? लाइक जब भी स्टोरेज किया जाता है तो उस टाइम पे हो सकता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं, चूहे लग जाते हैं, ठीक है, अनाज में, है ना, जो कनक रखी है मान लीजिए आपने, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स चलने लगते हैं, फिर उसमें क्या होता है, देखिए इंसेक्ट्स, चूहे लग जाएंगे, फंजाई बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से कैसे बचा जा सकता है अब, और ये कॉज कैसे होती है, पहले तो ये देखते हैं। लाइक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज लॉसेस के लिए, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में आ जाएगा इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, मीन्स जो लिविंग है, जो सांस ले सकते हैं, ठीक है। और एबायोटिक में आएगा जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज इन एप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, ठीक है। दो फैक्टर्स आएंगे, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, कि मॉइस्चर की भी कमी है और टेम्परेचर की भी कमी है जहां पे स्टोरेज करना है, तो उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स? सो द फर्स्ट इफेक्ट, क्वालिटी डिग्रेडेशन। एक तो क्वालिटी खराब हो जाएगी जो अनाज स्टोर किया है। सेकेंड इज डिसकलरेशन एंड वेट लॉस, रंग खराब हो जाएगा और वेट लॉस होगा, ठीक है, वजन कम हो जाएगा फसल का, है ना। एंड पुअर जर्मिनेशन, अच्छे से, अब अगर वो इन्फेक्टेड क्रॉप है तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। अब जैसे क्या होता है, हमने जो ग्रेन स्टोर की होती है कुछ टाइम बाद हम उसको ही बीज के तौर पर भी यूज करते हैं, तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है, पुअर जर्मिनेशन होगा, एक नया प्लांट उससे ग्रो नहीं कर पाएगा, इतनी क्षमता नहीं होगी उसकी। So now how this situation can be controlled? So there are some preventive and control measures. First measure is strict cleaning of the produce. जो भी आपके पास अनाज है उसको बिल्कुल अच्छे से, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, बहुत अच्छे से साफ करना है। कनक ही है, कनक गेहूं जो होती है, ठीक है, गेहूं अगर उगाते हैं तो गेहूं को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके सेकेंड स्टेप इज प्रॉपर ड्राइंग, धो लिया, अब सुखाना है। सुखाने के लिए सबसे पहले सनलाइट में रखेंगे, देन शेड में, छाया में रख के सुखाना, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि पहले छाया में रखा देन सनलाइट में देन छाया, ऐसा नहीं, पहले सनलाइट देन शेड। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन होता है धूपन, करते हैं ना, बोलते हैं हवन की सामग्री से शुद्धि होती है, हवन ले जाओ कमरे में, है ना, तो वो कुछ केमिकल्स का धुआं आपने उधर करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन, धूपन करम, धुआं देना है, ठीक है। वो होगा जैसे जड़ी बूटियों का धुआं दे सकते हो, कुछ केमिकल्स का धुआं, जिससे कि इन सारे जीवाणुओं का नाश हो जाए। सो इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट